अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 अध्याय 1 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है भारतीय संविधान। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, संघवाद से आशय है। ऑप्शन ए देश में एक से अधिक संघों के होने से, ऑप्शन बी देश में एक से अधिक राज्यों के होने से, ऑप्शन सी देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होने से, और ऑप्शन डी देश में एक से अधिक राज्यों के लोगों के होने से। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी देश में एक से अधिक राज्यों के लोगों के होने से। उत्तर में हम ऑप्शन डी लिखेंगे, देश में एक से अधिक राज्यों के लोगों के होने से। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। ऑप्शन ए साहित्यिक ग्रंथ, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी ऐतिहासिक दस्तावेज, ऑप्शन डी संग्रहालय। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संविधान। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन बी संविधान। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। ऑप्शन ए विधायिका, ऑप्शन बी कार्यपालिका, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी प्रेस। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी प्रेस। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी प्रेस। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण रूप से थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन डी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए नंबर पर दिया है, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के कार्य क्षेत्रों का विभाजन संविधान में संघ सूची, राज्य सूची व खाली स्थान में लिखेंगे समवर्ती सूची में समाहित है। अगला है बी नंबर का, हमारे देश में सरकार खाली स्थान में लिखेंगे 3 स्तर पर कार्य करती है। सी नंबर पर है, खाली स्थान में लिखेंगे राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होता है। अब डी पर आते हैं, सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और उसे खाली स्थान में लिखेंगे लागू करना। इसके बाद ई नंबर पर है, संसदीय शासन पद्धति में खाली स्थान में लिखेंगे जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। उत्तर में लिखेंगे संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। नंबर 1, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। दूसरे नंबर पर लिखेंगे संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। नंबर 3, संविधान द्वारा ही किसी देश की शासन व्यवस्था निर्धारित होती है। अगला है प्रश्न नंबर 8, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ। उत्तर में लिखेंगे नेपाल में सन 2008 में राजतंत्र खत्म हुआ और नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बन गया। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। उत्तर में लिखेंगे
सन 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। इस संविधान में वे आदर्श निहित नहीं थे जो नेपाल की जनता चाहती थी, इसलिए उन्हें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर आधारित एक नए संविधान की जरूरत पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? उत्तर में लिखेंगे भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था एवं इसके निर्माण में 3 साल लगे। अगला है प्रश्न नंबर 11, संघवाद से क्या तात्पर्य है? उत्तर में लिखेंगे संघवाद हेडिंग डालेंगे। इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। उत्तर में लिखेंगे सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। अगला है प्रश्न नंबर 13, सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखें। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? उत्तर में लिखेंगे संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? उत्तर में लिखेंगे मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था, इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया है? उत्तर में लिखेंगे संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सकें। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 16, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे हेडिंग डालेंगे हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और नंबर 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यहाँ पर 2 मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। दूसरा नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। अगला है प्रश्न नंबर 17, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन क्यों किया गया है? उत्तर में लिखेंगे संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी।
शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। अब प्रश्न नंबर 18 पर आते हैं हम। क्या किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि से होना आवश्यक है? लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, भारतीय संविधान भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, इसलिए देश का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। तो बच्चों, यहाँ पर ही हमारा अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।